Okay, so let's continue with exercise 6.3, question number 11. And the question is, prove that a function f given by f of x equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on minus 1, 1. So that is the question. So you have to prove that this particular function is neither increasing nor decreasing on minus 1, 1. So let us first find out f dash of x. So we'll write down given f of x is equal to, and then we'll finding out f dash of x, which is nothing but 2x minus 1. Okay, so that is f dash of x, which is equal to 2 in bracket x minus 1 by 2. Now this particular function, अब देखिए जब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो आइदर इट इज f dash of x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0. तो ये चेंज ओवर कहाँ पर होता है? किसी भी फंक्शन का ग्राफ चेंज ओवर कहाँ पर होगा? जब f dash of x इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, f dash of x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा इधर इंक्रीजिंग होगा तो राइट हैंड साइड पर डिक्रीजिंग होगा, इधर डिक्रीजिंग होगा तो इधर इंक्रीजिंग होगा. तो चेंज ओवर पॉइंट हमें कहाँ से मिलता है? f dash of x इक्वल टू 0 करने पे. तो अगर हम f dash of x इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 by 2 इज द चेंज ओवर पॉइंट. तो अगर एमसीक्यू है तो आप समझ लीजिए कि दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज मीटिंग एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 by 2. इट मींस यहाँ पर अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 by 2 है तो इधर अगर इस टाइप से होगा तो आगे ऐसा होगा, या फिर दूसरे तरीके में ये भी हो सकता है, इधर इस टाइप से होगा, इधर इस टाइप से होगा. इट डिपेंड्स, बट ये चेंज ओवर x is equal to 1 by 2 is the change over point जहाँ पर कि f dash of x equal to 0 हो रहा है. तो हम इन चारों में से किसी भी तरीके से ये फंक्शन हो सकता है. So that we need to check. Now we are concerned about the interval minus 1, 1. change over कहाँ पर है? x is equal to 1 by 2. So we will discuss the interval. So when minus 1 से लेके हम डिस्कस करेंगे 1 by 2 तक. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? f dash of x इज, अगर -1 से लेके 1 by 2 तक x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर -1 से लेके 1 by 2 तक होगी तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस. इस ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना. तो फिर पहले वो लिख लीजिए कि x minus 1 by 2 जो है इट इज लेस देन 0. ठीक है, मान लीजिए x के लिए -1 से लेके 1 by 2 तक मतलब 0 हो गया तो 0 minus 1 by 2 is -1 by 2, it is less than 0. So it means what? Therefore f dash of x is less than 0. सेकंड, जब आपका इंटरवल 1 by 2 से आगे 1 तक होगा तो हमने जो इंटरवल था -1, 1 इसको स्प्लिट कहाँ पर किया? 1 by 2 पर स्प्लिट किया. 1 by 2 पर क्यों स्प्लिट किया मैंने पहले बताया. हम इस f dash of x इक्वल टू 0 कर देंगे, देन वी विल गेट द चेंज ओवर पॉइंट. जहाँ पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, f dash of x का नेचर चेंज हो रहा है. तो व्हेन 1 by 2 लेस देन x लेस देन 1, तो इस केस में f of x minus 1 by 2 जो होगा it will be obviously greater than 0, and therefore f dash of x greater than 0. And therefore in the interval -1, 1 f of x is neither increasing nor decreasing. ठीक है, क्योंकि सेम साइन नहीं मिल रहा है. सिंस सेम साइन of f dash of x is not there. अब जिस भी लैंग्वेज में आप लिख लो, हमारे को बहुत वहां पर सेम साइन नहीं है. साइन इधर लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव साइन है. तो सेम साइन है नहीं, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13.
on which of the following intervals is the function given by f of x equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 quickly decreasing. ठीक है, ये कौन से इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है हमें बताना है. सो देयर आर टोटल 4 ऑप्शंस ए बी सी. 3 इंटरवल्स आर गिवन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. तो अगर सी ए बी सी तीनों भी कोई नहीं होगा तो फिर ऑप्शन डी पे चला जाएगा. अब ऐसे केस में x रेज़ टू 100 और sin x, तो इस केस में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So first of all, let us find out f dash of x. f dash of x will become what? 100 x raised to 99 plus sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है. Now in this type of strictly decreasing, तो हम इसे algebraically solve नहीं कर सकते without interval. मतलब f dash of x strictly decreasing मतलब less than 0. तो less than 0 अगर मैं करता हूँ इसे f dash of x less than 0, इसका मतलब 100 x raised to 99 less than cos x. अब इधर algebraic है, इधर trigonometric है, so it cannot be solved combined. तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? We'll check with one by one options. तो first option अगर हम चेक करें, first option कौन सा आपका? 0 to 1. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 1. माइनस वन है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज 0 to 1. एक बार चेक करिए. नाउ 0 to 1 f dash of x में क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट टर्म जो है सेकंड टर्म, दोनों का हमें कंसीडरेशन लेना है बिकॉज़ वी आर कंसर्न अबाउट द साइन, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वैल्यू. कि f dash of x की वैल्यू कितनी आती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. अब 0 to 1 में f dash of x का जो साइन होगा, f dash of x 0 to 1 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो x raised to 99 जो होगा इट विल बी अगेन पॉजिटिव नंबर. तो ये पॉजिटिव है. cos x मतलब cos 0 से लेके cos 1 तक. ऑलवेज रिमेंबर इन कैलकुलस पार्ट इट इज नॉट cos 0 degree and cos 1 degree. If we are in calculus, it is cos 0 radian and cos 1 radian. Now 1 radian is equal to around 57 degrees. ठीक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है हमारा 1 रेडियन. तो अब ये भी पॉजिटिव होगा. तो f dash of x ये वाला पॉजिटिव है प्लस सेकंड भी पॉजिटिव है. So we say that overall it is positive, that is greater than. सेकंड इंटरवल हम चेक करते हैं. सेकंड इंटरवल है आपका पाई बाय 2 to पाई. पाई बाय 2 to पाई. इस केस में क्या होगा ना? दिस इज इन रेडियंस. अब जब हम अलजेब्रिक में इसे सॉल्व करेंगे देन वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14. ठीक है. तो पाई बाय 2 से लेके पाई 3.14 से लेके 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो अराउंड लेट अस से 1.15 से लेके 3.14 तक आपकी वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू. तो 100 x raised to 99 जो होगा ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव. ठीक. प्लस अब cos जो हो जाएगा पाई बाय 2 to पाई इज अ सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें ये होगा नेगेटिव. Now here it is not easily determinable कि ये आंसर इसका प्लस और माइनस की जब एडिशन होती है तो साइन ऑफ ग्रेटर आता है. साइन ऑफ ग्रेटर. Now here cos x lies between, always lies between, सेकंड क्वाड्रेंट है ना. सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके -1 तक होता है. वैल्यू ऑफ cos x तो यहां से आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे. फिर आप लिखोगे हियर
माइनस 0 से लेके cos x की वैल्यू होगी -1 तक. But obviously you can understand that this x raised to 99, 100 x raised to 99 है, बहुत बड़ा नंबर है, और x की वैल्यू क्या है 3, 1.5 से लेके 3 तक, 1.5 से लेके 3 तक, तो ये नंबर भी हो जाएगा आपका बड़ा, और ये 100 भी होगा. Again it is multiplying by 100, so obviously this is a quite huge big number, and cos x जो है ये छोटा नंबर है, मतलब बड़ा कौन है यहाँ पर, पॉजिटिव. So therefore f dash of x is equal to positive, that is greater than 0. So that is something which we need to understand. तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें तो चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. So let us take third option, 0 to pi by 2. ठीक है. Now in this case f dash of x again 0 to pi by 2 मतलब 0 to 1.5, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका वो तो रहेगा पॉजिटिव. 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos x रहेगा पॉजिटिव. आंसर फाइनल हुआ पॉजिटिव which is greater than 0, and therefore करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है नन ऑफ दिस. क्लियर है? कुछ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए. नहीं सर. Okay, fine. So let us move to question number 15. Question number 15 is, let I be any interval disjoint from -1, 1. Prove that the function f given by f of x equal to x plus 1 upon x. Obviously फंक्शन डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. Is strictly increasing on I. Strictly increasing on I. Now this I means this does not belong to -1, 1. ये हमें प्रूव करना है. So I एक ऐसा इंटरवल है. Now this is not set of integers, huh? This is not set of integers or something like that. एक just a set है, एक इंटरवल है, where I does not belongs to the interval -1, 1. इसके अलावा आपका इंटरवल. अब f of x हमें शो करना है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में, मतलब I में फंक्शन कैसा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. So for that let us find out first f dash of x which is equal to x का derivative 1, 1 upon x का derivative -1 upon x, where अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है. फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash of x is greater than 0. ठीक है, मतलब 1 minus 1 upon x square greater than 0, मतलब हुआ 1 उधर जाएगा 1. चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कैसे भी आप करिए. तो एलसीएम अगर हम लिया तो हो जाएगा x square minus 1 upon x square greater than 0. x square उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x square minus 1 greater than 0, it means x square greater than 1. और जब x square greater than 1 है, इसका मतलब क्या होता है, x is either less than -1 or x is greater than 1. X is either less than -1 or x is greater than 1. So therefore x does not belong to -1, 1 and hence true. ठीक है, ये वाला कंसेप्ट नंबर लाइन से भी एक बार ध्यान में रखिए, हमेशा के लिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 1. ये हमेशा ही मैं बताता ही मेरे बैच को, यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए. जब अगर मैं नंबर लाइन निकालूं 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, ठीक है, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो x स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, इधर x स्क्वायर है, तो x कहाँ पर होगा, so obviously x will be again either greater than 1 or less than -1, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा +2 जो कि ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो डिसजॉइंट मतलब ये वाला पर्टिकुलर सेट आपका छूट गया. दिस इज इंटरवल -1.
तो इसको छोड़ करके बाकी आपका सारा सोल्यूशन है फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 17। So is it clear up to this? Yes. Okay, fine. So let's move ahead with question number 17. सर ये आपने ऊपर लिखा तो एक्सरसाइज 6.3 है पर हम 2 ही कर रहे हैं ना। वो 6.2 है क्या? 5 ठीक है, 6.2 लिख दिया था। तो मैं एक्सरसाइज के और चैप्टर्स के नंबर पता नहीं क्यों मतलब मैं ध्यान में ही नहीं रखता। अभी जैसे एक बैच हुआ, आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज 7.3 फॉर दैट बैच, वो 12 स्टेट बोर्ड का बैच था जेडब्ल्यू का, उसमें मैंने लिख दिया मतलब 7.2 था, 2.2 लिख दिया पता नहीं। चलिए बट फाइन फॉर करेक्शन, थैंक यू फॉर योर करेक्शन। एक्सरसाइज 6.2 है ना, 6.3 हमें और लेना है ना, दैट इज इन योर सिलेबस। हाँ ठीक है, चलिए तो 6.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। Question number 7. So it's a prove that question. Function given by f of x equal to, prove that the function given by f of x equal to log of cos x is strictly decreasing. F of x equal to log of cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2, on 0 to pi by 2, and strictly increasing on pi by 2 to pi. Okay, so that is f of x. So let us find out f dash of x. देखिए हमेशा ही subjective आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so always you have to write down given f of x equal to log of cos x, ठीक है। अब f dash of x equal to what? It is 1 upon cos x into derivative of cos x, that is minus sin x. It comes out to be minus tan x, ठीक। अब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं, पहला इंटरवल ले लेते हैं 0 to pi by 2। तो 0 to pi by 2 क्या होगा? 0 to pi by 2 में मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x जो होता है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है, एंड देयरफॉर f dash ऑफ x जो होगा इट इज माइनस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर व्हिच इज इक्वल टू माइनस, दैट इज लेस देन 0, and therefore f of x is strictly decreasing. अब दूसरा इंटरवल लेते हैं पाई बाय 2 टू पाई। इस इंटरवल में मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x जो होता है नेगेटिव होता है मतलब लेस देन 0 होता है, तो देयरफॉर f dash ऑफ x जो होगा इट इज माइनस ऑफ ए नेगेटिव नंबर व्हिच इज इक्वल टू प्लस, दैट इज ग्रेटर देन 0, and therefore f dash of x is strictly increasing in this particular interval. Question number 19. The interval in which y is equal to x square e raised to minus x is increasing. Y is equal to x square e raised to minus x increasing कौन से इंटरवल में है? So that we have to find out. There are total 4 options. ठीक। अब ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी है, मतलब कि ऑल द रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, उसको ध्यान में रखें। तो चलिए हम निकालेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय डी एक्स।
which is equal to, now this is u into v, that is first into derivative of second, e raised to minus x का derivative हो जाएगा e raised to minus x into minus 1 plus second into derivative of first, x square का derivative होगा 2x. आंसर हो जाता है आपका e raised to minus x, अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2x and minus x square. हम इन दोनों में से वापस x भी कॉमन ले सकते हैं, तो e raised to minus x into x और ब्रैकेट में होगा 2x minus 2 minus x. Clear? So that is dy by dt. अब हमें चेक करना है फॉर डिफरेंट इंटरवल्स वेदर दिस इज इंक्रीजिंग. ये इंक्रीजिंग कहां पर होगा? फंक्शन हमें कैसा चाहिए? इंक्रीजिंग. नाउ दिस कैन बी डन इन टू वेज, आइदर बाय चेकिंग द ऑप्शंस और बाय सॉल्विंग दिस inequality. Also you can get the answer. Now here this e raised to minus x is always a positive number for all the x belongs to real numbers. ठीक है? So e raised to minus x greater than 0 for all x belongs to R. हमेशा ये नंबर पॉजिटिव रहने वाला है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? x into 2 minus x. तो अगर मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव है, तो फिर तो मुझे सॉल्व करना होगा. एंड दिस कैन बी सॉल्व. जैसे कि ये वाला नहीं हो सकता, फिर इसमें तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ही जाना पड़ेगा. वी कैन नॉट सॉल्व इट, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, डिफरेंट क्वाड्रेंट. तो हम इस केस में सॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है. अब x इंटू 2 माइनस एक्स की हम अगर बात करें तो इंक्रीजिंग की बात है. सो फॉर f ऑफ x टू बी इंक्रीजिंग और f ऑफ x टू बी इंक्रीजिंग, क्या होना चाहिए? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली नहीं बोला, तो हमने इक्वल टू भी लगा. अब e raised to x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है आपका, तो e raised to x का तो कंसिडरेशन बचा ही नहीं. अब मेरे पास बचा कि x into 2 minus x जो है ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इस केस में दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स जिसका आंसर हमें चाहिए पॉजिटिव. तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे. तो अगर हम केस 1 की बात करें कि जहां पर x भी पॉजिटिव है और 2 माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, तो मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 तो है ही, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2. माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x लेस देन और इक्वल टू 2. इनइक्वालिटी में जब भी हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है? तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 2 होना चाहिए. तो कौन सा इंटर होगा फिर केस 1 में? x 0 to 2. ठीक है, केस 1 में. केस सेकंड अगर हम देखें, केस सेकंड अब कंप्लीटली इसके ऑपोजिट आ जाएगा. देखिए x भी होना चाहिए नेगेटिव और 2 माइनस x भी होना चाहिए नेगेटिव. अब x नेगेटिव तो है, यहाँ पर होगा माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस 2. माइनस से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. नाउ फॉर दिस वी विल नॉट गेट एनी कॉमन सॉल्यूशन. लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 2 मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 0 से कम है और 2 से बड़ा है. सो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. ठीक, तो हमारे लिए आंसर हो जाता है 0 to 2 एंड इट इज ऑप्शन डी. इट इज ऑप्शन डी. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि इस ऑप्शन डी में ओपन इंटरवल दिया है, बट अगर हम इस तरीके से सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करें, अगर वर्ड यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, और अगर स्ट्रिक्टली होता था तो फिर हम ओनली ग्रेटर देन लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा. सो इज इट क्लियर अप टू दिस? Yes, sir. Okay, fine. So are you ready to start with the new topic, tangents and normals? ठीक है? ठीक है. Now the next topic is tangents and normals. So that is another application of derivatives or
differentiation. ठीक है, that is again another application of differentiation, tangents and normals. Now let's first of all understand in terms of a function what is a tangent and what is a normal. So if I'm drawing a graph of a function over here, this is x-axis, y-axis, origin. Not necessarily it is in the first quadrant, but just for the sake of understanding, we take it in the first quadrant. So here, any function f of x has its own curve. हर एक फंक्शन का एक कर्व होता है. ग्राफिकली अगर हम उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, then it is a curve because y is equal to f of x. ठीक है ना? So this is y is equal to f of x. So y is a function of x. So obviously we will get certain curve for that particular function. तो मान लीजिए अगर हमें किसी टाइप का कर्व यहाँ पर, this is let us say y is equal to f of x. ठीक. अब इस पर्टिकुलर कर्व को at a point, let us say at any point a, ठीक. कर्व में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा टचिंग यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे टेंजेंट अगर शो करना है तो इट विल टच इन ओनली वन पॉइंट. ओके, इस तरीके से मैंने y is equal to f of x फंक्शन शो कर दिया. अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को at this particular point, let us say a, whose coordinates are x comma y, the line which touches y is equal to f of x at x comma y is a tangent line. Okay, so this is what, this is the tangent line. So थोड़ा ग्लिच करे जा रहे हैं, मतलब अभी ठीक है? हाँ ठीक है. So this particular line is a tangent line. Where now any line which is perpendicular to the tangent at the point of contact is called as a normal line. So this line is a normal line. ठीक है? Any line which is perpendicular to the tangent, but कहाँ पर? At the point of contact. This A is nothing but it is called as point of contact. POC. ठीक है? तो tangent मतलब जो लाइन यहाँ पर टच करके जाएगी y is equal to f of x से, it is called as tangent at a particular point, and this is another line which is normal. This normal is a perpendicular to tangent at the point of contact. So is it clear up to this? Yes. Now in terms of derivative, when we say y is equal to f of x का derivative क्या होगा? dy by dx equal to f dash of x. So that dy by dx which is equal to f dash of x is nothing but slope of tangent. क्या है वो? Slope of tangent. So we'll write down over here. So y is equal to f of x को अगर हमने differentiate कर दिया, then we'll get dy by dx which is equal to f dash of x is nothing but slope of tangent. So ये तो हुआ general slope of tangent, but we are interested in knowing slope of tangent at a particular point. Let us say x1 comma y1. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं slope of tangent at x1 comma y1, then it is nothing but dy by dx at x1 comma y1. तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर कि y एक डायरेक्टली फंक्शन का x का, तो इसका आंसर हो जाएगा f dash of x1. ठीक है? और इस पर्टिकुलर स्लोप को हम बोल देंगे m. That is slope of tangent. Now what is slope of normal? Slope of normal. Now we know that slope of normal again at x1 y1. ठीक है? Now we know that normal is a line which is perpendicular to the tangent. और जो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? उनके स्लोप्स में नेगेटिव रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है. So slope of a perpendicular line to any given line is negative reciprocal of that line. ठीक है? तो अगर टेंजेंट का स्लोप m होगा तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/m, so that their product becomes -1. तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1. ठीक है? इन डिफरेंट लाइन. तो -1/m हुआ, मतलब कि -1/m
f dash of x1. So this is slope of normal and we will denote it as m dash. ठीक है, स्लोप ऑफ टैंजेंट m, स्लोप ऑफ नॉर्मल m dash. स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy by dx, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मिल जाएगा. Once we have find out slope of tangent and slope of normal, then we can find out equation of tangent and equation of normal. And by which form? By slope point form. By slope point form. There are different forms of denotation of a line, and we are using what? Slope point form. Of slope point form क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें पॉइंट जो है वो तो गिवन है, point is given, and we have find out slope of the particular line, whether it is tangent or normal, using derivative. तो हमारे पास slope भी हो गया, point भी हो गया. We will use slope point form. Equation of tangent हो जाएगा y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. और अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y minus y1 equal to m dash in bracket x minus x1, that is y minus y1 equal to m dash मतलब होता है minus 1 upon m in bracket x minus x1. तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर. यही मेन चीज, यही मेन चीज. अब इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज जरूर हमें यहाँ पर लगेगा, तो थोड़े से नोट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ चीजें लिख लेते हैं, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन. हमें स्ट्रेट लाइन के कुछ फार्मूले जरूर यहाँ पर लिखने. तो वन बाय वन विल ऐड ऑन. फर्स्ट वन, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन, है ना, then slope m is equal to what? बताइए. If theta is inclination of a line, then what is m? मतलब slope के लिए कैसे आप slope find out करोगे, m कैसे find out करोगे? If theta is the inclination of that particular line. Tan theta. Tan theta, correct है? Tan theta. Second, if a line is passing through, if a line is passing through x1 y1 and x2 y2, then in that case slope m is equal to what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो हमने स्लोप अलग अलग तरीके से, क्योंकि अभी गिवन में रहेगा. अब थर्ड, फॉर अ लाइन ax plus by plus c equal to 0, so that is the general form of equation of a line. Slope m is equal to for a line ax plus by plus c equal to 0, slope m is equal to what? ये would divide by cut root a minus a upon b, so that is minus x coefficient of x divided by coefficient of y. ठीक है, negative of coefficient of x divided by coefficient of y, that is minus a upon b. So we have found out slope of different slope in different terms. A fourth one, so this is quite a quick test for you. ठीक है, so if L1 parallel L2, then M1 और M2 में क्या relation हो? If two lines are parallel, then what is the relation between their slopes? M1 and M2. m1 into m2 is equal to 0. Minus 1. No. Minus 1 is for perpendicular lines. M1 into M2 equal to minus 1 is for perpendicular lines. For parallel lines, slopes of two parallel lines are always equal.
Question 5. Because without this, we will not be able to solve exercise 6. Tangents are normal